एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले भी हमने नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल वी हैव कवर्ड, और अब है फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी। और इसके साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 360। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के साथ कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दिस ट्रिक लर्न करने के लिए। चलिए मैं ही बताती हूँ। नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट के साथ 356 और फाइनेंशियल के साथ 360। तो +4 का रूल आप याद रखेंगे। और आपको पता ही है आपकी इमरजेंसी में क्या होगा कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बन जाएगा, सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है। अब आर्टिकल 360 क्या कहता है? आर्टिकल 360 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप लगा लो फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आप सेटिस्फाइड हो कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब जो कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, तो इसलिए उनको एम्पावर किया कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी कंट्री की ठीक नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि या तो पूरे इंडिया में लगा सकते हैं या उसके किसी पार्ट में लगा सकते हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि पूरे इंडिया में लगे, किसी स्टेट में भी लग सकता है। राइट, गुड। अब 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, पहले दोनों में भी हमने पढ़ा और ये सेम ही चीज़ सब में कह रहा है। ये प्रोटेक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये कहता है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन उनकी अपनी है और इसके लिए कोई भी कोर्ट कोई चीज़ नहीं बोल सकता या कोर्ट नहीं चेक कर सकता कि ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है ये सही रीजंस पे बेस्ड है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट ने कहीं खुद से ही तो नहीं इमरजेंसी लगा दी। तो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट को वो पावर दे रहा था, लेकिन इसे रिमूव किया किसने? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने, जो कब आया? मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट के वक्त, जनता पार्टी के टाइम। ठीक है, इतना इज क्लियर? गुड, आगे चलते हैं। अब पार्लियामेंट अप्रूवल कैसे देगा इसको? हमने पिछले दोनों में भी पढ़ा है, इसका भी इज क्वाइट सिंपल। तो आइए पढ़ते हैं। अब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन निकाल दी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ। जैसे ही प्रोक्लेमेशन निकाली फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। ठीक है, अब लोकसभा के पास जाएगी और राज्यसभा के पास जाएगी और इन दोनों के पास ही 2 महीने का टाइम होगा इसे अप्रूव करने के लिए। मतलब अगर 2 महीने में इन्होंने अप्रूव किया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, अगर नहीं किया अप्रूव तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अप्रूव करना ज़रूरी है, 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना ज़रूरी है। और किस मेजॉरिटी से? सिंपल, आप ये याद रखेंगे। प्रेसिडेंट रूल में भी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी कौन सी मेजॉरिटी थी? सिंपल। और नेशनल में कौन सी थी? स्पेशल। याद आया? गुड। ठीक है, अब मैंने देखा कि बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि सिंपल स्पेशल इन सब का डिफरेंस। तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है, और ध्यान से सुनिएगा और कहीं नोट कीजिएगा। राइट, देखो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में? ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 550। अभी हमारी प्रेजेंट मेंबरशिप कितनी है? मतलब अभी कितने हैं? 543। अब सपोज एक दिन आते हैं 500 लोग, एक दिन 500 मेंबर ऑफ लोकसभा आते हैं। ठीक है, उनमें से ना 2 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब स्पीकर बोलता है कि आप वोट नहीं कर सकते हो। चलिए, तो अब ऐसे कितने लोग प्रेजेंट हैं जो वोट कर सकते हैं? 498। तो मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं? 498।
अब इस 498 की मेजॉरिटी को, इस 498 की मेजॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। मतलब 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सिंपल मेजॉरिटी। जैसे 498 मेंबर्स थे, हमने 50% निकाला 498 का, उसमें एक बढ़ाया तो 498 का जो आता है वो 249 आता है, उसमें एक बढ़ाएंगे तो 250। मतलब अगर 250 मेंबर्स इसको अप्रूव करते हैं तो लोकसभा से पास हो जाएगा। सिमिलरली राज्यसभा में भी यही होगा। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी समझ आई कि जितने प्रेजेंट हैं और उनमें से भी जितने वोट कर सकते हैं उसकी मेजॉरिटी को हम क्या कहते हैं? सिंपल मेजॉरिटी। गुड। अब लोकसभा ने पास कर दिया, वेरी गुड। राज्यसभा ने भी पास कर दिया, विदिन 2 महीने पास कर दिया। अब क्या होगा? अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई और इनडेफिनेटली चलती ही रहेगी, जब तक चाहें तब तक चलती रहेगी। मतलब इसमें कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है, एक बार लग गई तो चलती रहेगी और कोई पीरियोडिक अप्रूवल भी नहीं चाहिए। जैसे पिछली 2 में हमें हर 6 महीने के बाद फिर से अप्रूवल निकालना पड़ रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये एक बार राज्यसभा और लोकसभा पास करेंगे, फिर ये चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी? आइए देखते हैं। अब फिनिश कैसे होगी? सिंपल, प्रेसिडेंट एक सिंपल प्रोक्लेमेशन निकालेंगे, मतलब एक सिंपल नोटिस निकालेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म, और ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब कोई भी पार्लियामेंट का अप्रूवल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट का अप्रूवल हमें नहीं चाहिए। गुड, इतना आपको समझ में आया? वेरी नाइस। अब फिर से वही क्वेश्चन कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से लोग इतना डरते हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक्चुअली होता क्या है? आइए जानते हैं। इसमें जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर की, वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या है, पहले आप मुझे बताओ। सेंटर में एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, और फिर ऐसे आगे कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंटर में। सिमिलर स्टेट में होता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल। तो मतलब यहाँ की मिरर इमेज ही आपकी स्टेट में भी चलती है। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर वो स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती है टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। आइए इस टर्म का मीनिंग जानते हैं। इस टर्म का मीनिंग है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी मनी बिल्कुल वैसे ही स्पेंड करेगी जैसे कोई इंसान अपनी खुद की मनी स्पेंड करता है। मतलब अगर हम अपनी मनी कितना सोच सोच के स्पेंड करते हैं, और अगर हमें कोई 100 रुपये की चीज़ मिल रही है और वही हमें 90 या 80 की मिल रही होगी तो हम वो ले लेंगे, राइट? तो अभी सेंटर भी स्टेट को यही करने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है आप पब्लिक की मनी को भी बिल्कुल वैसे ही कंसीडर करोगे जैसे ये आपकी खुद की मनी है, और सिर्फ उधर ही स्पेंड करोगे जहाँ पे रिक्वायर्ड है, और जितना ओकेजन की डिमांड है उतना ही आप खर्च करोगे, उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे, राइट? इतना आपको समझ में आया? वेरी गुड। सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। मतलब प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो सैलरीज कम कर सकती है। किसकी? कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट का, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन का, या कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब मैंने क्या कहा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो रहा है? जुडिशरी। तो अगर आपको सपोज कोई MCQ आता है कि जुडिशरी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आप गलत करेंगे क्योंकि इन्वॉल्व है। समझ आया? सैलरीज कम हो जाएंगी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट का, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंटर का, कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, डन, गुड। अब सेंटर कैन इंक्लूड अ प्रोविजन कि जो भी मनी बिल और फाइनेंशियल बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रहा है,
ठीक है, वो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल होने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, पर सेंटर एक ऐसा प्रोविज़न बना सकता है कि जितने भी मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स हैं वो सीधा अप्रूवल के लिए किसके पास जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास नहीं। ठीक है, इस लाइन से हमें क्या समझ आता है? पहला कि स्टेट लेजिस्लेचर अपना फंक्शन बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे वो नॉर्मली करती है, उसको कोई सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्या होते हैं? मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स नाम से ही हमें पता चल रहा है वो बिल्स हैं जो पब्लिक की मनी के साथ डील करते हैं, मतलब जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी खर्चे हैं गवर्नमेंट के, सब कुछ से रिलेटेड, जो मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, जैसे फाइनेंशियल बिल टाइप 1, टाइप 2, वो हम एक सेपरेट वीडियो में उस सब कुछ कवर करेंगे उसके रिलेटेड। राइट, अभी तक आपको समझ आया? तो क्या क्या था कि एग्जीक्यूटिव, सेंटर जो एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट को डायरेक्शंस देगी ऑफ किस चीज़ का? कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, रिडक्शन ऑफ सैलरीज, फिर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, नो इफेक्ट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। और मैं आपको बता दूं कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है देयर इज़ ऑल्सो नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं और हर राइट ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि आप कोर्ट्स के पास भी जा सकते हो अगर आपको लगे कि स्टेट जो है वो सही से आपके राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यू कैन अप्रोच कोर्ट। इतना समझ में आया? तो स्टेट लेजिस्लेचर भी वैसा का वैसा है, फंडामेंटल राइट्स भी वैसे के वैसे ही हैं। डन। अब मैं आपको बता दूं कि कभी इंडिया में नहीं लगी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इंडिया में नहीं लगी। आप खुद रीज़न सोच सकते हैं, क्योंकि एक बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर हमारा इंप्रेशन भी होता है। राइट, हमारी कितनी सारी डील्स चल रही हैं कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ। अगर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो बाहर तो यही इंप्रेशन आएगा कि ये कंट्री बैंकरप्ट है ना, और फिर हमारी कितनी सारी डील्स पे इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। काफ़ी कंट्री वो डील्स कैंसिल कर सकती हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी कंट्री का जो एंड होता है, मतलब कि एंड में पहले वो पूरा हर कुछ ट्राई कर लेगी, फिर अगर कुछ भी नहीं होगा फिर वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएगी। तो इट शुड बी अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। राइट। फिर H.N. कुंजरू जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो एक लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि इससे तो बहुत सीरियस थ्रेट है टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। मतलब जो आपने तो स्टेट्स को फ्रीडम दी है मनी की, और अब आप वही छीन रहे हो। तो इस पे B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इंडिया में वो हमने US से ली है। US में एक एक्ट था, नेशनल रिकवरी एक्ट 1933, जो तब लाए थे जब उधर ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, उधर बहुत फाइनेंशियल रिसेशन आ गया था, तो तब ये एक्ट US से लेके आया था। तो B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि हम भी उनसे ही इंस्पायर होके ये एक्ट लाए हैं, और वो भी ऐसे ही सेम पावर्स दे रहा था टू द प्रेसिडेंट। तो हमने भी ऐसी सेम पावर्स दी हैं ताकि अगर कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए कंट्री पे तो हम उसके साथ इफ़ेक्टिवली डील कर पाएँ। तो इतना यू रेड, इतना आपको सब समझ में आया। नाउ यू विल मेक नोट्स, आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आप क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट्स में, एंड इसके हम PYQs जितने भी इमरजेंसी टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, तो जितने भी PYQs हैं हम सब करेंगे एक स्पेशल वीडियो में। एंड तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और अच्छे से पढ़िएगा। राइट, ओके।